विनोद सर ने कभी भ्रष्टाचार का सामना किया है? बहुत बार। वो तो इंडिया में सब जगह हर व्यक्ति करते रहता है। सबसे बड़ा कोई था जिसमें आपको लगा कि ये काम तो बहुत इजी होने वाला था, पर तब भी उसमें आपको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा? बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहाँ पर सीधा काम भी लोग बहुत टेढ़ा करके करते हैं। पार्टी में कभी हुआ है ऐसा? हमारी पार्टी तो बहुत जोरों से इस विषय में संघर्ष करती है जी। हाँ, बीएमसी में भी है भ्रष्टाचार तो है ही। हर देखिए अभी पहले से भ्रष्टाचार कम हो गया है, इतना तो मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि अभी सिस्टम बेस्ड वर्किंग चालू हो गया। जितना आप ऑनलाइन सिस्टम ला रहे हो, डिजिटल कर रहे हो, उतना भ्रष्टाचार कम हो रहा है। और आने वाले दिनों में ये और होगा, क्योंकि बातें जितनी फटाफट ओपन होगी उतना भ्रष्टाचार कम होगा। फाइल में दबी हुई बातों में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। जैसे अभी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहिए बिल्डिंग को, तो अभी ऑनलाइन सब मिलता है, सब चीज़ें ऑनलाइन होती है। कंसेशंस देने हैं बिल्डिंग में, IOD-CC, पहले ये सब फाइल के अंदर होता था, तो उसमें भ्रष्टाचार होने का बहुत ज़्यादा चांस होता था। अभी ये सब चीज़ों में डिजिटलाइज होने के कारण आप जो करते हो डायरेक्टली सबको ऑनलाइन दिखता है, तो वहाँ भ्रष्टाचार होने का बहुत कम चांस है। जी। विनोद सर का स्वागत है RTT के पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया, रिलैक्स। हर फील्ड में जो इंसान आता है तो किसी से इंस्पायर होकर आता है। आप किससे इंस्पायर हुए? आप कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं? पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में आने का पहले कभी सोचा नहीं था। वैसे मैं बचपन से RSS की शाखा में जाता था जी। बाद में कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जाता था जी। और कॉलेज के बाद में मैं महिंद्रा, मैंने बीजेपी के लोगों के टच में था, लेकिन कभी बीजेपी में डायरेक्ट नहीं गया। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में मैं काम पे लग गया जी। और तब थोड़ा थोड़ा काम करता था। लेकिन एक बात ध्यान में ये आ रही थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो मुझे अच्छी सैलरी तो थी, अच्छी पोस्ट भी थी। बहुत कम उम्र में मेरा खुद का फ्लैट था, खुद की गाड़ी थी। कब की बात है सर? आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 95। हाँ, तो सब कुछ था मेरे पास। तो जिस उम्र में लोग जॉब ढूंढते हैं उस उम्र में मेरा फ्लैट था। मैंने भले लोन पे था लेकिन था, वो था। गाड़ी मोटरसाइकिल थी ऑफकोर्स उस वक्त तो था, लेकिन मैं लोगों के लिए कुछ बहुत करना चाहता था। वो चार दीवार में मैं नहीं कर पा सकता था महिंद्रा एंड महिंद्रा की। मैं इंजीनियर था, ट्रेनिंग इंजीनियर करके महिंद्रा में लग गया, बढ़ते बढ़ते मैनेजर तक गया, लेकिन चार दीवारों में रहकर मैं लोगों के लिए उतना टाइम नहीं दे पाता था। इसके लिए मैंने उस टाइम महिंद्रा छोड़ दी बाद में, 10 साल काम करने के बाद में। लेकिन मन में तो बीजेपी पहले से ही थी, सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, नहीं तो अदरवाइज ABVP और बाकी स्टूडेंट मूवमेंट में जाता भी क्यों। तो लोगों में रहना, लोगों को मिलना, लोगों से बातें करना, लोगों को मदद करना, ये मेरी हॉबी है। आई एम टोटली एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। आपने ABVP की बात की, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं अलग अलग पॉलिटिशियन के साथ, किसी ने भी ABVP के बारे में बात नहीं की है, तो आप थोड़ा समझाइए ABVP क्या करता है? ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी, इट इज़ द बिगेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसका काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और बचपन से ही ABVP के कारण मेरे में नेतृत्व गुण बढ़ते गए। शिक्षा क्षेत्र के जो अलग अलग विषय है जो विद्यार्थियों को तकलीफ देते, वही विषय विद्यार्थी परिषद उठाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग आयाम हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद धार्मिक क्षेत्र में काम करती है, वनवासी कल्याण आश्रम वनवासियों के लिए, उनके लिए जंगल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए काम करती है, बीजेपी पॉलिटिक्स में काम करती है, शिक्षा भारती शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा भारती काम करती है। तो अलग अलग आयाम अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। उसी तरह विद्यार्थी क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये काम करती है और विद्यार्थियों के विषय के लिए काम करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें सभी विद्यार्थियों अलग अलग पदों पर भी काम करते हैं, प्रोफेसर्स भी, ऑफ कोर्स इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं,
तो प्रोफेसर्स भी इसके एक सर्टन लेवल पर पदाधिकारी भी रहते हैं। और हर क्षेत्र में, यानी इट्स अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो महाराष्ट्र की अलग है, कर्नाटक की अलग है, इनकी अलग, और इनका सेंट्रल बॉडी भी है। ओके, आपने बीजेपी की ज्वाइन की? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, मुझे लोगों के लिए काम करना था, और लोगों के लिए काम करके लोगों का काम होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों के चेहरे की जो मुस्कान है वो मुझे बहुत आनंद देती है। कोई इंसिडेंट है ऐसा जब आपको लगा है कि हाँ मुझे प्राउड है? बहुत है। कोई एक बता सकते हैं? बहुत है, बहुत है। आज से कुछ साल पहले की मुझे याद है, मैं मेरी कंपनी से रिटर्न आया था, और हमारे घर के सामने एक नवजाला करके है, वो एक झोपड़पट्टी है। वहाँ के कुछ 8-10 बच्चे डहानू हैं, वहाँ पर गए थे वो महालक्ष्मी माता के कुछ दर्शन के लिए। और मैं जैसे ही ऑफिस से आया तो मुझे किसी ने बताया, अरे वहाँ के लड़के लोग गए हैं और उसमें से कुछ लड़के रिटर्न नहीं आए, यानी कोई 2 लड़के गिर गए, तो आप चलो। तो जैसे ही मैं घर में कपड़े बदले, मैं फट से गाड़ी से गया उधर। फटाफट जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि 10-12 लड़के लोग गए थे, उसमें से 2 लड़के, कुछ मधुमक्खियाँ पीछे लग गई, तो थोड़ा चढ़ान पे थे, और मधुमक्खियाँ जैसे ही पीछे लग गई इनके तो इधर उधर भागते गए, और उसमें से 2 बच्चे गिर गए, वो खाई में गिर गए, और वो मिल नहीं रहे थे। तो मैं रात को वहाँ पर गया, मैंने देखा, पुलिस को बोला सर्च, हमने ऑपरेशन चालू किया, नहीं मिला। उस बच्चे की माँ मुझे मिली वहाँ पर। वो गोबर, बहुत गरीब थी, गोबर से ये बनाते ना, तो हाँ वो बनाती थी। उसका हस्बैंड नहीं था, और उसका ये बच्चा था, उसमें से 2 बच्चे में से। बहुत रो रखी, मुझे बोल रही थी आप कुछ करो, मेरा बच्चा मिलना चाहिए, बच्चा मिलना चाहिए, नहीं तो मेरा आगे क्या हो गया। घर तो इतना उसका मैंने देखा, एकदम गरीब थी। मैंने पुलिस को जितनी इंस्ट्रक्शन देनी थी, उनको जितना प्रेशराइज करना था किया, लेकिन रात के अंधेरे में सर्टन टाइम के बाद में मिलना मुश्किल था। तो फिर दूसरे दिन मैंने राम नाईक जी को कहा, हमारे तब मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उधर बात की। फिर उन्होंने अपने हिसाब से कुछ मिलिट्री के लोगों को, पैरामिलिट्री लोगों को उनको लगाया। आजू बाजू के गांव के लोग भी इस काम में लग गए, और बाद में एक लड़के की बॉडी, 2 लड़के की बॉडी वो पेड़ के ऊपर लटकती मिल गई, जो खाई में गिर गए थे। 1 दिन के बाद में तो एक्सपायरी हो गए थे वो लड़के। उसके 1 दिन के बाद में वो माँ मुझे मिल गई रास्ते के ऊपर, हमारे इधर ही। तो मैंने उसको पूछा, मैंने बोला कैसे, अभी ठीक है ना सब? वो इतनी पहले रो रही थी, तो मुझे वो फेस ध्यान में था। और दूसरे दिन सॉरी, वो रास्ते पे मिल गई। तो मैंने बोला सब विधि बराबर हुए ना, अभी थोड़ा टेंशन मत लीजिए, होता है, हम लोग आपके साथ में हैं, ऐसा करके मैंने थोड़ी सांत्वना दी। तो वो नीचे देख रही थी, तो मैंने बोला क्या हुआ? रोने लगी। तो मैंने बोला हुआ क्या? बोली लड़का तो गया। तो मैंने बोला विधि तो सब बराबर हुए ना? बोले नहीं हुए। क्यों? मैंने बोला क्यों? बोले बॉडी उधर ही है। मैंने बोला बॉडी उधर क्यों है? बोले मेरे पास पैसा नहीं उसकी बॉडी लाने के लिए, बॉडी उधर ही है। मैंने बोला क्या बात कर रही हो? क्योंकि मैंने उस माँ को इतना रोते रोते देखा था कि पूछो मत। कोई भी बंदा वो रोना देखकर उसका हृदय भी रो जाए। और वही माँ अपनी बच्चे की बॉडी ला नहीं सकती थी कि उसके पास पैसा नहीं था। मैंने इमीडिएटली मेरे कार्यकर्ता को भेजा, मेरे जेब से पैसे निकाले, हमने एम्बुलेंस की जो भी वाहिनी की भेज दी, बॉडी लाई, उसके सब अंतिम संस्कार किए, और ये सब हमने पूरा कर लिया जी। अभी वो बच्चा गया तो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस वक्त उस माँ के में काम आया। ये करीबन 20 साल पहले की बात होगी। तो किसी का दर्द क्या हो सकता है कि जिस बच्चे को मैंने बड़ा किया, आज मेरे पति देव नहीं है, तो मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ है। 2 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा था, तो यही है। और ऐसे में बच्चे को बचाने के लिए जो माँ फुट कर रो रही थी, वो उसकी बॉडी नहीं ला पाई, और उसके में काम में आया। मुझे लगता है इससे और क्या समाधानकारक बात सकती है। बात दुखी है, लेकिन उस वक्त मैं मेरी भूमिका अदा कर पाया, ये सबसे बड़ा आनंद है। फीलिंग क्या थी सर जब आपने? बहुत रिच फीलिंग थी, बहुत रिच फीलिंग थी, इतनी रिच फीलिंग थी कि उसको आप बोल नहीं सकते। और ऐसे मेरे लाइफ में बहुत कुछ आते ही रहते, रोज डेली में एक्सपीरियंस ऐसे बहुत सारे चीज़ें। कोविड में भी बहुत सारा हमने किया था। कोविड में मुझे याद है एक केयर हॉस्पिटल था,
25 ये थे, 25 पेशेंट थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने सभी पेशेंट को बोला, उनके सगे वालों के, आप पेशेंट को लेके जाइए, ऑक्सीजन ही नहीं मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ, आप जल्दी लेके जाइए। 2 दिन में 24 पेशेंट गए, एक पेशेंट रह गया, उसका कोई आगे पीछे था ही नहीं। एक औरत, उसकी वाइफ थी, और उसको कोई पहचानता ही नहीं था ना, उसके पास कुछ पैसा था ना कुछ था। डॉक्टर हैरान हो गया, बोला लेके जाऊँ, तो वो कह रहे मैं जाऊँ किधर, मेरा तो कोई है ही नहीं, और मैं लेके जाऊँ तो ये ऐसे ही मर जाएगा। तो डॉक्टर बोला ये तो ऐसे भी मरेगा अभी इधर, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर बोला मेरे पास पैसा है लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। उस टाइम वैसी परिस्थिति थी। किसी ने मुझे ये बात कही तो मैंने इधर उधर बीएमसी में, क्योंकि कोविड के 2 साल में तो हमने बहुत ही काम किए, करीबन कोविड के 2 दिन छोड़े तो मैं पौने 2 साल रोज के 7-8 घंटा बाहर था। तो हमने कहाँ से भी मैनेज करके बीएमसी को फ़ोन करके ये करके ऑक्सीजन लाया। और मुझे मालूम था कि डॉक्टर ने मुझे बोला अभी 3 घंटा बाकी है इसके, ये 3 घंटे के बाद मरेगा, अभी ये ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अभी मैं कुछ नहीं कर पाएगा। उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। उसने बीएमसी को इन्फॉर्म कर दिया कि ये ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और ये पेशेंट जाने वाला है। और 1 घंटा बाकी था तब मैंने 3 सिलेंडर लाए थे और उसको चढ़ाए। और 3 सिलेंडर से भी क्या 20-22 घंटे की व्यवस्था हो गई। बाद में मैं भी कुछ कर नहीं पा रहा था, मैंने उनके रिलेटिव्स को बोला भाई अभी आगे आप देखो, क्योंकि उस वक्त इतनी किल्लत थी ऑक्सीजन की पूरे देश में। तो वो मैं कहाँ से कर पाया, कैसे कर पाया, लेकिन मैंने कर तो दिया। और कम से कम उसकी जो इमीडिएट जो मौत थी वो मैंने रोकी उस पेशेंट का। बाद में और उसको बाकी कहाँ से हेल्प मिली बाद में, लेकिन उस वक्त उसकी जो सबसे बड़ी नीड थी वो ऊपर वाले ने मेरे हाथ से पूरी कर दी। ये मेरे लिए आनंद की बात है। मैंने मेरी टीम से एक क्वेश्चन मांगा था आपके लिए। विनोद सर ने कभी भ्रष्टाचार का सामना किया है? बहुत बार। तो इंडिया में सब जगह हर व्यक्ति करते रहता है। सबसे बड़ा कोई था जिसमें आपको लगा कि ये काम तो बहुत इजी होने वाला था, पर तब भी उसमें आपको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा? आप कोई इंसिडेंट बता सकते हैं ऐसा? बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहाँ पर सीधा काम भी लोग बहुत टेढ़ा करके करते हैं। मुझे अभी कितने में प्रसंग है, मैं आपको कौन सा बताऊं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि पार्टी में कभी हुआ है ऐसा? हमारी पार्टी तो बहुत जोरों से इस विषय में संघर्ष करती है जी। हाँ, बीएमसी में भी है, भ्रष्टाचार तो है ही। देखिए अभी पहले से भ्रष्टाचार कम हो गया, इतना तो मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि अभी सिस्टम बेस्ड वर्किंग चालू हो गया। जितना आप ऑनलाइन सिस्टम ला रहे हो, डिजिटल कर रहे हो, उतना भ्रष्टाचार कम हो रहा है। और आने वाले दिनों में ये और होगा, क्योंकि बातें जितनी फटाफट ओपन होगी उतना भ्रष्टाचार कम होगा। फाइल में दबी हुई बातों में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। जैसे अभी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहिए बिल्डिंग को, तो अभी ऑनलाइन सब मिलता है, सब चीज़ें ऑनलाइन होती है। कंसेशंस देने हैं बिल्डिंग में, IOD CC, पहले ये सब फाइल के अंदर होता था, तो उसमें भ्रष्टाचार होने का बहुत ज़्यादा चांस होता था। अभी ये सब चीज़ों में डिजिटलाइज होने के कारण आप जो करते हो डायरेक्टली सबको ऑनलाइन दिखता है, तो वहाँ भ्रष्टाचार होने का बहुत कम चांस है। जी। एक क्वेश्चन मेरा और है, बीजेपी जो बिल्डोजर चला रही है लोगों के ऊपर, बहुत सारी जो पॉलिटिक्स हैं कांग्रेस के या फिर और भी पार्टीज, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक रिलीजन के ऊपर चल रहा है, तो आप क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? बुलडोजर कहाँ चला रही है? किसी के भी घर में, कहाँ चला कहीं रही है? कहाँ पर बोलो ना? यूपी में, मुंबई में, कहीं भी। मुंबई में तो बुलडोजर मुझे नहीं दिख रहा है किधर है। अभी मस्जिद बंदर में सर चला था, आई थिंक किसी दुकान में, जब मतलब रोड के सामने दुकान थे, बहुत सारी लाइन से सबको तोड़ दिया था। या फिर यूपी में जो चल रहा है वो, अभी मुझे ये पर्टिकुलर वाकया नहीं मुझे मालूम है, तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। यूपी का अगर आप बोल रहे हो, क्योंकि आजकल बुलडोजर और यूपी थोड़ा ये है। हाँ, देखिए ऐसा है ना, लीगलाइज चीज़ें करना ये ज़रूरी है। हर चीज़ को कुछ रूल्स होते हैं जी, और रूल पाले तो सिस्टम चलती है, सिस्टम चली तो प्रोग्रेस होता है। हर व्यक्ति अपने मन के हिसाब से काम करे तो फिर उसको अच्छा लगेगा, लेकिन किसी को तकलीफ होगी। लेकिन रूल्स जब बनते हैं तो सबका हित ध्यान में रख के बनते हैं, इसके लिए सब ने रूल पालना है। अभी ओपन जगह मिली, कलेक्टर लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है, और आप जाके उसको एनक्रोचमेंट करके आपका घर बसाओगे, दुकान बसाओगे, फैक्ट्री बसाओगे, तो नेचुरली ओपन स्पेसेस, किसी को गार्डन बनाना है, अस्पताल बनाना है,
बगीचा बनाना है तो कहाँ बनाएगा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो उधर ही बनाएगी ना। तो ओपन स्पेसेस के, हर ओपन स्पेसेस के पीछे कुछ तो कानून होता है, रिजर्व रहती है कुछ न कुछ कारणों के लिए, तो उसका वो स्टेटस तो मेंटेन होना चाहिए। और समाज में कुछ ऐसा वर्ग भी है जो ये अनऑथोराइज काम करते रहता है, क्योंकि अनऑथोराइज काम करके आप लोगों को फंसाते तो हो, साथ में लोगों को इजीली कुछ चीज मिलती है, कम कीमत में मिलती है, तो वो ले लेते हैं। और ऐसे कुछ लोगों ने धंधा बना के रखा है जिसमें कभी कभी अच्छे लोग भी उसके आटे में जाते हैं और कोई कोई जानबूझ के भी जाते हैं आटे में। अभी ऐसी गलत चीजों को रोकना नहीं चाहिए क्या? नहीं तो हर जगह जिधर आज समझो गवर्नमेंट को अस्पताल बनाना है, हॉस्पिटल की रिजर्व है, स्कूल बनाना है, वहां जाके किसी ने 50 झोपड़े बना दिए और रहने दिए, उसके ऑलरेडी झोपड़े कहाँ पर है, घर कहाँ पर है, अभी जगह खाली मिलने के लिए टोको, तो उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। अच्छे चीज वाले जो को प्रशासन सक्सेसफुल वही होता है जहाँ अच्छे चीज करने वालों को शाबाशी मिलती है और बुरे चीज करने वालों को दंडित करते हैं। तो दंडित करना ये भी अच्छे चीज को शाबाशी देने जितना ही इम्पोर्टेंट है। इट्स सो सिंपल। ओके, लास्ट क्वेश्चन है सर आपके लिए। आपको क्या लगता है, पार्लियामेंट में भी अभी और हर जगह यही बात हो रही है कि बीजेपी सिर्फ एक ही बात करी, अखंड भारत, तो आपके हिसाब से क्या है अखंड भारत? अखंड भारत तो पहले था और अखंड भारत बहुत बड़ा था जी। संघ बीजेपी तो अखंड भारत का सपना ओपनली देखती है, क्यों नहीं देखने का? होना डिफिकल्ट है, ये हमें भी मालूम है, क्योंकि आज का पाकिस्तान हो, आज का बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो या सभी इंडोनेशिया, सभी तो पहले एक भारत थे। इतना भारत होगा तो बहुत बड़ा आनंद होगा, उसमें बाधाएं है क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में होना डिफिकल्ट है। लेकिन अभी का जो भारत है उसको एकसंध रखे, प्रगतिशील रखे, इकोनॉमिकली वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्रीज में अभी आए, हम हमारा सपना देख रहे हैं, उसको हम पूरी ताकत से करने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही में अगर डेफिनेटली कश्मीर हमारा जो खोया है हमने, जो हमारी दुखती दर्द है यहाँ पर, जो हमसे गलत तरीके से छीन लिया गया, वो कश्मीर को तो हम जरूर लाएंगे। जी सर, हमारे पॉडकास्ट में एक लास्ट पार्ट होता है जिसमें 3 वंडर वर्ड्स होते हैं, जिसमें मैं आपको एक वर्ड दूंगा, आप क्या सोचते हो उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, पहला वर्ड है बीजेपी। आप क्या सोचते हो बीजेपी के बारे में? इनका फ्यूचर क्या है, इन्होंने क्या किया है आज तक? आप क्या सोचते हो बीजेपी जब ये वर्ड आता है आपके दिमाग में? तो बीजेपी यानी प्रोग्रेस, बीजेपी यानी डिसिप्लिन, बीजेपी यानी इस देश का फ्यूचर, बीजेपी यानी मोदी, बीजेपी यानी बेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, बीजेपी यानी लोगों की सपना पूरा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी यानी वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी यानी कमजोर लोगों के पीछे रहकर उसको आगे लाने वाली ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी यानी कार्यकर्ताओं को निर्माण करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, कार्यकर्ता का व्यक्तिमत्व बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी यानी कमजोरों के लिए संघर्ष करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी यानी इस देश का फ्यूचर सिक्योर करने का तरीका है, एक संस्था है। बहुत लोग कह रहे थे इस साल बीजेपी नहीं आएगी, तब भी आई। आपको अगले साल क्या लगता है आने वाले सालों में? आने वाली है। देखो कैसा है, जिस पेड़ पे फल आते हैं उस पेड़ पे लोग पत्थर मारते हैं जी। तो जब पत्थर ज़्यादा आएंगे तो समझ जाने का कि हम सही राह पे जा रहे हैं। अभी बीजेपी के ऊपर ज़्यादा जितना पीछे पड़े हैं, इसका मतलब ही सब इकट्ठा होके भी हमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो और आप देखिए, जब आप आगे जाते हो तो ही पीछे वाला आपके बारे में बोलता है जी। आप पीछे वाले के बारे में कभी बोलते नहीं है। तो जितना हमारी ज़्यादा पीछे बोलेंगे उतना हम समझेंगे हम सही राह पे है और हमारा काम करते जाएंगे। दूसरा शब्द है गवर्नमेंट, सरकार कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? सरकार वो होनी चाहिए जो अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचे। अंतिम व्यक्ति यानी पिछड़ा हुआ व्यक्ति। पिछड़ा हुआ यानी जिसके पास विकास नहीं पहुंचा है, तो उनके विषय को, उनके दुख दर्द को समझने वाली कोई सरकार होनी चाहिए उनको, क्योंकि तरक्की सिर्फ जो आगे है उनकी तरक्की होके नहीं होता है। तो जितना तरक्की बैलेंस होनी चाहिए, तो पीछे वालों को भी पहले आगे लाना पड़ेगा जी। उसको सरकार बोलते हैं। सरकार वो है जो बायस नहीं हो। सरकार वो है, जैसा मैंने अभी कहा,
अच्छा काम करने वाले पीठ थपथपाए और जी बुरा काम करने वाले को दंडित करे, जी और वो भी न्याय भी जल्दी दे। सरकार वो है जो फ्लेक्सिबल भी हो, फर्म इन प्रिंसिपल बट फ्लेक्सिबल इन एक्शन। हम्म, जी सर। हाँ, तो प्रिंसिपली सब चीज करना ही चाहिए, लेकिन निचले स्तर पे उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त लोगों की समस्याएं ध्यान में रखकर उसको करना चाहिए। जी, बोल। तीसरा और आखिरी शब्द, समाज, आम आदमी। हम्म। आप क्या कहना चाहते हो? एक आम आदमी को आपके माइंड में क्या सोचते हो आप? एक आम आदमी कैसा होना चाहिए? उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंडिया में अगर आप एक भारतीय आम आदमी बोल रहे हो या वर्ल्ड, विश्व का आदमी? भारतीय का। भारतीय आम आदमी मुझे थोड़ा उसके बारे में गर्व भी है और थोड़ा दुख भी है। आम भारतीय आदमी बहुत सेल्फ सेंटर्ड कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है। क्यों? यानी हमारे देश में हमारे रोड एथिक्स हम लोग कम यूज करते हैं। रोड पे चलना है तो थूकना नहीं है, घर में नहीं थूकेगा, रोड पे थूकेगा, ट्रेन से थूकेगा, गाड़ी से थूकेगा, ट्रैफिक के रूल नहीं पालेगा, कचरा इधर उधर डालेगा, उसको पास रेशन अपना आपका लाइसेंस नहीं है तो भी वो कहाँ से भी पैसा दे के वो मंगाएगा, तो खुद ही रूल तोड़ता है और देश आगे जाना चाहता है, ऐसी सोचता है। ऐसे नहीं होता है, शुरुआत हमारे से करनी पड़ेगी जी। दूसरों को नसीहत देना बहुत ईजी है, लेकिन ये सब चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में हमने भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। विश्व के बहुत सारे देश है, उन्होंने बहुत तरीके किए, मैं तो विश्व के बहुत सारे देशों में गया हूँ, लेकिन वो सेल्फ डिसिप्लिन है खुद। हमारे लोगों में थोड़ा ये प्रॉब्लम जरूर है। हम ये सब जिसको बच्चों ने ऐसा करना चाहिए, स्कूल में जाकर अच्छी आदतें डालनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं डालूंगा, मेरे लिए ऑप्शन है, तो ये नहीं होता। तो आम आदमी ने सबसे पहला चीज, जो हम करेंगे वही समाज करेगा, क्योंकि हमसे ही समाज बनता है और समाज से ही देश बनता है। तो देश को आगे जाना चाहिए और मैं कुछ नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता है। हमको भी उसमें पूरी ताकत से आना पड़ेगा। क्या होता है, हम सब लोग बोलते हैं शिवाजी बहुत अच्छे थे जी, महाराणा प्रताप बहुत बड़े थे, एक शिवाजी नहीं होता तो देश की क्या हालत होती जी। बराबर है ना? तो शिवाजी जैसे लोगों ने इस देश में जन्म लेना चाहिए जी। लेकिन मेरे घर में नहीं, शिवाजी का जन्म होना चाहिए मेरे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में, क्योंकि एक शिवाजी बनाने के लिए जो त्याग, बलिदान और अनुशासन चाहिए मुझे नहीं देना है, लेकिन शिवाजी के फायदे जरूर चाहिए। तो भैया ऐसे नहीं होता है। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा नौकरी, मेरी प्रमोशन, मेरा बिजनेस, सब मेरा मेरा मेरा, लेकिन देश आगे जाना चाहिए। भैया ऐसा नहीं होता, आपको आपकी भूमिका निभानी पड़ेगी। तो हर व्यक्ति इस चीज को उसके स्तर पे निभाएगा तो सही होगा। और इसके लिए मैं ऑलवेज एक कहता हूँ, जब हमें लगता है ना ये चीज मैंने करनी चाहिए नहीं चाहिए, थोड़ा हमारे आंखों के सामने महात्मा गांधी लाइए, सुभाष चंद्र बोस लाइए, लोकमान्य तिलक लाइए। बाबा ठीक है, मैं जाते कचरा फेंक रहा हूँ, भाई इधर महात्मा गांधी होते तो उनको अच्छा लगता था क्या? अगर मैं उधर सिग्नल क्रॉस कर रहा हूँ और मुझे कोई पैसा मैं उसको दे रहा हूँ और मेरे को छोड़ दे, अगर लोकमान्य तिलक होते तो उनको अच्छा लगता था क्या? अगर उसका जवाब हाँ है जरूर करो, अगर उसका जवाब ना है ना तो मत करो। सिंपल टेस्ट है, करो, क्योंकि इन लोगों ने इस देश को बनाया है और संवारा भी है जी। तो उस स्तर पे हमने अपना काम करना चाहिए, ऑटोमेटिक देश आगे जाएगा। ठीक है जी सर। तो विनोद सिलार सर, आप कुछ कहना चाहते हैं यंग यूथ को, यंग जनता को, जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, अभी हम मिलने के पहले आपने एक बात कही थी, ये बात मुझे कही कि किसी आपके दोस्त ने या कॉलेज के उन्होंने एक सुसाइड की थी, किसी ने, कुछ उनके जीवन में कठिनाई आई और उन्होंने सुसाइड किया। तो मुझे लगता है यंगस्टर ने ये देखना चाहिए। देखिए कुछ साल पहले मैंने एक अच्छी RET, रैशनल इमोटिव थेरेपी करके पढ़ा था, उसके कोर्सेज भी किए थे, उनमें बहुत सारी 3 जिंदगी के प्रिंसिपल्स दिए हैं, मुझे बहुत भाते हैं, मैं जिंदगी में यूज भी करता हूँ। एक वाक्य है, योर रिएक्शन इज नॉट योर प्रॉब्लम इज नॉट योर रियल प्रॉब्लम, योर रिएक्शन टू द प्रॉब्लम इज योर रियल प्रॉब्लम। यानी कुछ अजम्पशन लेके हम जीते जिंदगी में। ये अजम्पशंस कैसे तैयार होती है?
हमारे खुद के एक्सपीरियंस, हमारे परिवार में हमने जो सिखाया, जो ज्ञान दिया, हमारे फ्रेंड सर्कल में हमको दिया, हमारे जो नाते संबंध होते हैं उनमें से हमने उसमें से हमारा एक फ्रेम ऑफ माइंड बन जाता है, बेसिक अजम्पशन बनती है, और बेसिक अजम्पशन लेके हम जीते। यानी मैं 3 चीज़ें बताता हूँ। सभी ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, सभी ने मुझे अच्छा ही बोलना चाहिए, नहीं तो मेरे जीवन का अर्थ नहीं है, ऐसा मन में सोचते हैं, ये बोलते नहीं है, सेल्फ टॉक होता है। और इसके लिए कुछ लोग ना अपना जीवन ऐसा जीते कि सब ने मुझे अच्छा ही बोलना चाहिए, इसके लिए सबके लिए करते जाते, और कोई अच्छा नहीं बोलते तो फिर दुख होने लगता है उसका, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा मानना है कि सबने अच्छा बोलना चाहिए, इच्छा हो सकती है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अच्छा सबने बोलना चाहिए, बेसिक भावना हो सकती है, और इसके लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन कभी कभी पूरी ज़िंदगी सबने अच्छा बोलना चाहिए इसके लिए करते हैं, और अपने को जो अच्छा लगता है वो करते नहीं लोग, और कभी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है या कुछ दिन निकल जाते, बरस निकल जाते हैं, बाद में ध्यान में ही आता है अरे इतना करने के बाद भी वो अच्छा नहीं बोल रहे हैं, तो फिर उसके जीवन का मकसद ही कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, फायर हो जाता है। तो किसी ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन अच्छा बोलना ही चाहिए, जब ये ही लगता है ना तब तकलीफ आती है। तो आप अपेक्षा करो, लेकिन उस अपेक्षा का कन्वर्जन जरूरत में मत करो। जब वो जरूरत में होती है तब व्यक्ति दुखी होता है। दूसरा, आजू बाजू के परिस्थिति से मेरा मार्ग सुकर होना ही चाहिए, नहीं तो जिंदगी जीने में क्या अर्थ है। हर व्यक्ति, आप भी, ये मैं बोलता हूँ, अपने अपने जिंदगी के उदाहरण देखो। जब आप डिस्टर्ब हो गए, दुखी हो गए, तब ऐसा ही कुछ आपने सोचा होगा। एक व्यक्ति घर से निकलता है, बस स्टॉप पे आता है, लाइन रहती है, बोलता है ये बस स्टॉप पे कितनी लाइन, इतना लाइन कैसे जाएगा मैं, मेरे को तो भी लेट हो जाएगा। वो मन में 2-4 गाली बीएसटी को भी देता है। बाद में बीएसटी से उतरता है, रेलवे स्टेशन पे जाता है, इतनी बड़ी भीड़, वो रेलवे अंदर ही नहीं जा पाता है। फिर बोलता है अरे यार इतना मैं पैसा खर्चा करता हूँ, इतना पास लेता हूँ, फिर भी ये रेलवे इतनी भरी हुई है, मैं कैसे जाऊँगा। ये रेलवे वालों को कुछ समझता नहीं है, गवर्नमेंट को उधर भी 2-3 मन में भला बुरा कह डालता है। बाद में कैसे कैसे वो अंदर घुस जाता है, तो इतनी रश है, पसीना पसीना हो जाता है। उधर भी बोलता है गवर्नमेंट को सिस्टम करती नहीं है, ये है, बाजू वाला क्या बात कर रहा है, इतना ज़ोर से थोड़ी बात कर सकते हैं, अरे हमको शांति चाहिए, तुम लोग क्या पत्ते खेलते हो, ये खेलते हो। उधर से उतरता है, ऑफिस तक जाता है, उधर आता है तो लिफ्ट बंद है। अरे क्या हो गया यार, लिफ्ट बंद है, ये लोग ने क्या बिल भरते नहीं क्या, मेंटेनेंस नहीं देखते क्या, क्यों लिफ्ट बंद है। ऐसे थोड़ी होता है, अभी मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, अभी रुकना पड़ेगा। फिर उसके मन में चालू, फिर वो बिल्डिंग वाले, मेंटेनेंस वाले, सब जो इंचार्ज है उनको इतना करके वो अंदर जाता है। जाते जाते कोई उसका बॉस मिलता है, उसको हाय सर, हेलो, वो बॉस देखता ही नहीं, इसके बाद अपने काम में, वो अपने काम में निकल जाता है। मन में आता है यार ये लोग क्या ज़्यादा शाने हो गए, मैं इतना उसको हेलो किया, नमस्ते किया, तो करता भी नहीं है, वो शाना हो गया। अभी क्या होता है, मैं जैसे ही 3-4 मेरे जो इंस्टेंस थे पहले, मेरे मन में मैं सेल्फ टॉक कर रहा था। क्या सेल्फ टॉक था, आजू बाजू की परिस्थिति ने मेरा मार्ग इजी होना चाहिए, ऐसे मेरे मन में रखा था। लेकिन मुझे किसी ने कहा नहीं था ना कि ऐसा होते ही जाएगा। ये तो लाइफ है, तो ट्रेन कभी लेट हो सकती है, बस कभी लेट हो सकती है, लिफ्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे मन में सोचा कि ये सब इजी होना ही चाहिए। अगेन मैं वही बोला कि इजी होना चाहिए, यहाँ तक ठीक है, इजी होना ही चाहिए बोला, मैंने अपने आप को दुखी बनाया। तो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अगर ये सोच में जाए तो मुझे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तीसरी बात, मैं सबसे प्यार से व्यवहार करता हूं, सबसे न्याय से व्यवहार करता हूं, तो सभी ने मुझे प्रेम से और न्याय से व्यवहार करना ही चाहिए, नहीं तो जीवन कठिन है। अभी होता है क्या, हर व्यक्ति अपने अपने जीवन के अलग अलग संस्कारों से आता है, अलग अलग विचारों में पलता है, अच्छा अलग अलग लोगों में पलता है, तो उस हिसाब से उसका जीवन बनता है, तो वैसा ही व्यवहार करेगा। सभी को अलग वही संस्कार अच्छे मिलते हैं ऐसा नहीं है, तो वो अपनी अपनी जगह सही होता है। तो मैंने सबसे प्यार किया, मैंने उसका अच्छा किया, इसका अच्छा किया, लेकिन इसने फिर भी मेरे से गलत किया,
तो मैं मन में इतना उसको रखता हूँ, मैं इससे इतना प्यार करके बात करता हूँ, लेकिन ये मेरे बारे में बुरा बोलता है। मैंने उसको इतना बार मदद की, उसको मदद की, लेकिन देखो इसने इधर मेरी बजाई। तो तकलीफ इधर ही है कि सबने मेरे से प्यार करना चाहिए, वो न्याय करना चाहिए, यहाँ तक ठीक है अगेन, लेकिन सभी ने मेरे से प्यार करना ही चाहिए बोला तो दुख आ गया। बराबर है। यानी मेरा कहने का मतलब है हम जब जन्म लेते हैं तो भगवान ने कभी ऐसा कहा नहीं था ना कि ऐसा ही ये सब होगा तेरे साथ। ये तो मैंने मेरे मन में बात सोचने चालू की कि ऐसा ही होना चाहिए, और मैं दुखी हो जाता हूँ। तो हमारा दुख का कारण बाहर नहीं है, हमारा दुख का कारण हमारे सोच में है, मेरे सेल्फ टॉक में है। मैं मेरे से कैसे बात करता हूँ वो मेरे दुख का कारण है। बहुत बड़ा विषय कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट जैसा मैंने कहा, योर प्रॉब्लम इज नॉट योर रियल प्रॉब्लम, योर रिएक्शन टू द प्रॉब्लम इज योर रियल प्रॉब्लम। सो आप समस्या में इतनी ताकत नहीं होती कि आपको दुखी कर सकती है। आपकी समस्या के पास किस ढंग से देखते हो, किस सोच से देखते हो, वही तय करता है कि आप सुखी होंगे या दुखी होंगे। जी सर। तो विनोद सलाह सर, ये हमारा पॉडकास्ट था, और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए पॉडकास्ट।